हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, ये हालांकि थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम। तो आप बेटा इसमें देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो नीट पूछता है, उस पर फोकस कीजिए और उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम। x/m is equals to k p to the power 0.3। इसमें पूछ रहा है द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग अ फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसमें दो आइसोथर्म है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। आइसोथर्म जहां पर वर्ड आता है मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और आपको पता है कि फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है, x/m is equals to k p to the power 1/n where p is pressure। इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। x क्या होता है बेटा, x होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट। मास ऑफ एडजॉर्बेट मतलब जिसका एडजॉर्प्शन करा रहे हो। ठीक है, और ये होता है मास ऑफ, मास या वेट आप कुछ भी ले सकते हो, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो हो रही है। ठीक है, जैसे मैं गैस का एडजॉर्प्शन करा रही हूं तो गैस क्या हो गया, मेरा एडजॉर्बेट हो गया, और जिस सरफेस पर हो रहा है उसको कह दिया मैंने एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो इनके बीच में ये ग्राफ होता है। अच्छा, ये 1/n जो है, ये इसकी वैल्यू कहां से कहां पर लाई करती है, ध्यान रखिए, हमेशा 0 से ग्रेटर होगी और 1 से ग्रेटर और इक्वल्स टू, और 1 से हमेशा लेसर होगी। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो है आपके ऑप्शन में 0.3, 2.5, यहां पर आप देख रहे हैं कि 2.5 मतलब विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पे है माइनस, तो ये 0 से कम है, इसमें भी माइनस है, ये भी 0 से कम है। तो आंसर क्या हो गया, यही ऑप्शन है जिसमें 1/n की वैल्यू 0.3 मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following characteristics is associated with adsorption? ठीक है, एडजॉर्प्शन से कौन सी, मतलब एडजॉर्प्शन में क्या क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे 3 टर्म दे रखे हैं जैसा मैं देख पा रही हूँ। वन इज डेल्टा जी, अनदर वन इज डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितना ज्यादा कोई भी मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी सब्सटेंस जितना ज्यादा मूवमेंट शो करता है उतना ज्यादा उसमें एंट्रोपी होती है। अगर मैं बात करूं एडजॉर्प्शन की, तो एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, यहां से अगर मैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एडजॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस, तो क्या हो रहा होगा बेटा, कोई ना कोई इसमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। मतलब अभी क्या था, इनकी एंट्रोपी ज्यादा थी, बाद में जब ये एडजॉर्ब हो गए तो इनकी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि बॉन्ड बन गया। तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, एंट्रोपी जो एडजॉर्प्शन में क्या हो जाती है, लेस देन 0 मतलब डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं, अगर आपको पता है कि जब कोई गैस है तो वो एडजॉर्ब जब ही होगी जब वो स्पॉन्टेनियस अपने आप ही एडजॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो डेल्टा जी फॉर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एस आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि बॉन्ड्स बन रहे हैं, और डेल्टा जी नेगेटिव हो गया क्योंकि आपकी जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। अब बात करते हैं, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो आपको पता है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए ये नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो
अगर आपका डेल्टा जी आपको नेगेटिव चाहिए, डेल्टा जी कैसा चाहिए, नेगेटिव, तो डेल्टा एच को भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा, तभी आपका ये डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एस विच इज लेस देन 0, डेल्टा जी इज ऑल्सो लेस देन 0, और डेल्टा एच विच इज एंथैल्पी ऑफ हीट फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो 0। मतलब सारी की सारी जो भी एनर्जीज हैं वो क्या हो गई, नेगेटिव होती हैं इन एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव बट डेल्टा एस इज पॉजिटिव, नो। ठीक है, डेल्टा एस हमने सबसे पहले देखा कि वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड ऑप्शन, डेल्टा जी एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव बट डेल्टा एस नो, डेल्टा जी इज नेगेटिव बट डेल्टा एस नो, delta G, delta H and delta S all are negative, means D will be your answer। ठीक है, तो एनर्जी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज नेगेटिव होती है, ठीक है, और क्यों होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n, अभी मैंने बताया, और ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया, वैल्यू रख के भी पूछ लिया, विच इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 1/n की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है इन ऑल केसेस, चाहे कोई भी आपका एडजॉर्प्शन का केस हो, चाहे आपका केमिजॉर्प्शन हो, चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो, सब में 1/n की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, ओके, जैसे हम पहले बता चुके थे, एंड m इज द अमाउंट ऑफ adsorbent, which of the following reaction is not relation is not related to adsorption process। देखिए तो कौन सा नहीं है, x/m is a function of pressure, yes, function मतलब वो डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक आप बात बताइए कि अगर ये मॉलिक्यूल्स इधर जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और आप इनका एडजॉर्प्शन इस सरफेस पर, इस एडजॉर्बेंट पर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, ये सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन डिपेंड तो कर ही रहा है। ठीक है, दूसरा x/m इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये जो बॉन्ड बना था बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो फ्रीली फिर से मूव करने लगेंगे। इसका मतलब x/m is directly proportional to the pressure, ठीक है, और x/m is inversely proportional to the temperature। ठीक है, लेकिन डिपेंड तो कर ही रहे हैं, मतलब फंक्शन तो है, और प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हियर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट x/m, ये भी सही है। x/m इज इक्वल टू प्रेशर इनटू टेम्परेचर, ये गलत है क्योंकि x/m जो है, this is wrong, x/m is equals to प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका x/m। ठीक है, तो यही रिलेशन गलत हो गया, मतलब D will be your आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Langmuir adsorption isotherm is deduced using the assumption। देखिए लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये बोलता है कि जो इक्विवेलेंट जो साइट होती है एडजॉर्प्शन की, ठीक है, वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। यहाँ पर इस साइड पर एडजॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब नियर बाई साइड पर एडजॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे इस साइड का कोई, मतलब इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द पार्टिकल्स। सारी की सारी जो भी एडजॉर्प्शन साइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। ये अजम्पशन लिया जाता है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में। चलिए, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज विद कवरेज, नो, ऐसा कुछ नहीं है। द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये भी नहीं है। ठीक है, कि कभी भी एडजॉर्प्शन, अगर ये जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एड्सॉर्ब कर रहे हैं, वो आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे, तो एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन मल्टीलेयर्स, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, द एड्सॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एब्सॉर्ब द पार्टिकल्स, सो ए विल बी योर आंसर। इसके अजम्पशंस आप अच्छे से कर लीजिए, जिससे आप इसको इजीली कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लॉट ऑफ x बाई एम वर्सेस लॉग पी। अभी मैंने रिलेशन बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, x बाई एम इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट p टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, टेकिंग लॉग, अगर मैंने दोनों साइड लॉग बाई 10 ले लिया, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस पावर आपने आगे ले लिया 1 बाई एन लॉग पी। ठीक है, अब किसके बीच में ग्राफ है, log x बाई एम, ठीक है, दिस इज log x बाई एम, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका m, दिस इज द स्लोप एंड दिस इज c मतलब इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करती हूं तो क्या ग्राफ हो जाएगा, log x बाई एम, log x बाई एम इज इक्वल टू log p, और क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, विद सम इंटरसेप्ट, तो ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू है दिस इज log c, मतलब ये वैल्यू जो है वो log k हो गया, और स्लोप हो गया ग्राफ का, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई n। ठीक है, तो यही पूछ रहा है वो कि एजम्पशन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल्स टू, तो स्लोप क्या हो गया 1 बाई n, मींस डी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, 1 बाई n की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not correct regarding the adsorption of gas on a surface of a solid। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होगी। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, नो, मैंने अभी बताया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा, एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, तो यही आपका रॉन्ग है। ठीक है, आपसे रॉन्ग ही पूछा है, तो ए विल बी योर आंसर। एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव, अभी हमने देखा था एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव और डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, दो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये करेक्ट है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। एडजॉर्प्शन इज मोर फॉर सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। कुछ जो है कुछ सब्सटेंस जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ लेट में होते हैं। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये भी है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो एब्जॉर्ब हुआ था वो क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली फिजिकल ऑप्शन जो है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि विच इज इनकरेक्ट, तो ए विल बी योर आंसर, क्योंकि ए जो है वही इनकरेक्ट है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ये गलत है, जबकि डिक्रीज हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज, एंजाइम क्या है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो बायोकैटलिस्ट है, चलिए पहला ही सही है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ये पूछ रहा है लेकिन इनकरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस। यस, एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो भी जैसे आपकी ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, दिस इज आर प्रोडक्ट एनर्जी। ठीक है, तो ये जैसे आपकी ये है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा के। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको डिक्रीज करने का काम कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं, मतलब कैटलिस्ट करते हैं। एंजाइम्स अल्टीमेटली क्या है, बायो कैटलिस्ट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड, देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं, प्रोटीन के नेचर के बने होते हैं। ठीक है, जबकि इसमें लिखा है पॉलीसेकेराइड, मतलब ये आपका गलत हो गया। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। यस, एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं एक रिएक्शन के लिए या किसी सबस्ट्रेट के लिए, एक एंजाइम मतलब उसी पर काम करेगा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो काफी स्पेसिफिक होते हैं। तो आपसे पूछा इनकरेक्ट,
तो सी विल बी योर आंसर, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is not correct? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला देखिए, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जो आपका कैटलिस्ट है या एंजाइम है, ठीक है, कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो केवल एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिससे हमें प्रोडक्ट जो है वो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन है, अगर विदाउट एंजाइम्स हो रही है तो उसे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या एंजाइम्स हो रही है तो उसे जल्दी हो जाती है, मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, तो यही है द वैल्यू ऑफ, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, मतलब दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, एंजाइम्स कैटलाइजेस मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस। यस, एंजाइम्स जो होते हैं दीज आर द बायोकैटलिस्ट, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस को ही जो है वो कैटलाइज करते हैं। कोएंजाइम इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। यस, कोएंजाइम क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं, जो एंजाइम्स होती हैं उनकी। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कैटलिस्ट जो है वो इनिशिएशन में कोई हेल्प नहीं करता, ना वो इनिशिएट करता, केवल उसका काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो रॉन्ग पूछा गया है इसमें से कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, मीन्स ए विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following statement is incorrect about the enzyme catalysis? देखिए, एंजाइम्स से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। ठीक है, एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर। यस, दिस इज करेक्ट। एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक, ये भी हम बता चुके हैं कि काफी स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन और सबस्ट्रेट के लिए। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय अल्ट्रावायलेट एट हाई टेम्परेचर। यस, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या होती हैं, डीनेचर्ड हो जाती हैं अगर हम इस पे कोई रेडिएशन डालें या फिर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो। एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर होता है जिसपे उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है, हाई एंजाइम एक्टिविटी रहती है, तो यही बोल रहा है लीस्ट रिएक्टिव है, मींस दिस इज रॉन्ग। तो आपसे यही पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो डी विल बी योर आंसर, क्योंकि एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच से स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The enzyme which hydrolyzes triglyceride to fatty acids and glycerol is। देखिए, फैटी एसिड्स को, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ग्लिसरॉल जो है आपका, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स को ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, CH2OCOR। ठीक है, और ये CHOCOR, CH2OCO। ठीक है, these are the esters basically। ये क्या है, these are the triglycerides। ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, और इन्हें लिपिड्स भी कह सकते हो आप, लिपिड्स। ठीक है, और केमिकली ये क्या है, these are the esters। एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स को जब आप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जब लिपिड्स हैं तो एंजाइम क्या हो गया, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, इनको ब्रेक डाउन कर देता है टू मतलब इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, क्या कर देगा, 3 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज ट्राई अल्कोहल, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल को, ये जैसे ग्लिसरीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल, ये आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, एंड दिस इज नोन एज फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड में जो है वो आपका मतलब कार्बन का जो नंबर है 15, 18, 17 इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये है आपका फैटी एसिड, मैंने आर ले लिया है, आर में भी डिफरेंट भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो इसको कौन सा एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज कर रहा है, कौन सा एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है, दैट इज लाइपेज। ठीक है, तो लाइपेज कर रहा है। माल्टेज किसको करता है, माल्टोज का करता है। ठीक है, जाइमेज करता है आपका ड्यूरिंग द, जब अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, शुगर का डिकम्पोजिशन इनटू अल्कोहल करता है। पैप्सिन जो है वो प्रोटीन मतलब प्रोटीन को करता है डाइजेस्ट। ठीक है, तो लाइपेज जो है वो आपका ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एंजाइम से रिलेटेड आपका इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। According to adsorption theory of catalysis, the speed of the reaction increases because, क्यों हो जाती है, देखिए अगर हम देखें तो एडजॉर्प्शन से क्या होता है, एडजॉर्प्शन अभी हमने देखा था कि सरफेस एनर्जी जो है, एडजॉर्प्शन से क्या होगा, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी, एडजॉर्प्शन में सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, और आपको पता भी है कि ये कैसी होती है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोज डाउन कर देता है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोज डाउन कर देता है इन एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो एडजॉर्प्शन, the concentration of reactant molecules at the active and centers of the catalyst become high due to adsorption, नहीं। in the process of adsorption the activation energy of molecules become large, ये गलत बोल रहा है। adsorption में catalyst क्या करता है, ये तो बढ़ाने की कह रहा है, बल्कि कम कर देता है। adsorption produces heat which increases the speed of the reaction। ठीक है, ये भी कोई पॉइंट नहीं है कि हाँ प्रोड्यूस हीट। ठीक है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस है जो वो है जो रिलीज करता है हीट को। ठीक है, और इससे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। चलिए ठीक है, जबकि ये बोल रहा है कि इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ऐसा नहीं है। एडजॉर्प्शन लोज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यस। ठीक है, दिस इज करेक्ट। एडजॉर्प्शन क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, वही पूछ रहा है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, the speed of the reaction increases because it decreases the activation energy। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है आपको। ठीक है, असर्शन और रीजन जिस टाइप के क्वेश्चन होते थे उसी में ही है। स्टेटमेंट वन, इन द कोगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सोल। ओके, अगर कोई नेगेटिव सोल है, ठीक है, नेगेटिव कोलॉइड है और इसका कोगुलेशन कराना है, मतलब आपको कैसा चाहिए, पॉजिटिव कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द, ध्यान रखिए फ्लोकुलेटिंग पावर मतलब जितना ज्यादा इस पॉजिटिव जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, जितना ज्यादा इस पे चार्ज होगा उतनी जल्दी इसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे अगर यहाँ पे आई नेगेटिव है, नेगेटिव सोल में आई नेगेटिव है, ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल्स मुझे चाहिए, तो मैं एक ही बार में Al3+ ले लूं, ये तीनों को एक ही बार में न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर मैंने Na+ लिया तो मुझे इसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा पावर होती है, जितना ज्यादा चार्ज होता है, उतना ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होती है। ठीक है, मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज, ठीक है, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा, फ्लोकुलेटिंग पावर होगी, फ्लोकुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग पावर। ठीक है, और कोगुलेटिंग पावर होगी। ठीक है, और उतना ही कम अमाउंट लेना पड़ेगा, मतलब उसे कहते हैं कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये तो सही बोल रहा है कि इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयंस इन द, अच्छा नेगेटिव सोल है, नेगेटिव सोल को जो न्यूट्रलाइज करने के लिए कैसा चाहिए, हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी जल्दी वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कंप्लीटली। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इन द कोगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सोल, मतलब अगर मुझे पॉजिटिव सोल का कोगुलेशन कराना है, द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन सोल इन द ऑर्डर ऑफ, अगर मेरे पास पॉजिटिव सोल है, अगर मेरे पास पॉजिटिव सोल है तो मुझे कैसा चाहिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ठीक है, नेगेटिव चाहिए, और कितना, जितनी ज्यादा पावर होगी, जितना ज्यादा मोर पावर होगी, उतना ज्यादा वो
उसे कोगुलेट कर देगा, ठीक है। तो जबकि इसमें कितना दे रखा है, Cl माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, और इसमें PO4 3 माइनस। तो क्या होना चाहिए, अगर मुझे पॉजिटिव सोल का कराना है तो PO4 3 माइनस जल्दी कोगुलेशन करेगा, फिर SO4 2 माइनस और फिर Cl माइनस। कि जितना ज्यादा पावर उतनी ज्यादा उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर होगी, ठीक है। तो ये गलत दे रखा है, ये रिवर्स ऑर्डर दे रखा है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बोथ करेक्ट, ये गलत है। बोथ 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, नहीं। हाँ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फ्लोकुलेटिंग पावर होगी, उतनी कम कोगुलेशन वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The right option for the statement Tyndall effect is exhibited by, ठीक है। तो Tyndall effect क्या होता है, अगर मैं बात करूं Tyndall effect, ठीक है, तो आप काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि Tyndall effect क्या होता है, the scattering of light, ठीक है, scattering of light through a colloidal particles is known as Tyndall effect। तो Tyndall effect कौन शो करता है, colloidal particles, ठीक है, colloidal particles। आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, उसका साइज बहुत छोटा होता है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, जो कोलाइडल सोल बनाएंगे, वही टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो यूरिया सॉल्यूशन क्या होता है आपका, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन इज ट्रू सॉल्यूशन, तो ये आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। NaCl सॉल्यूशन इज आल्सो ट्रू सॉल्यूशन, तो ये भी आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आल्सो ट्रू सॉल्यूशन, तो ये भी आपका टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। हाँ, स्टार सॉल्यूशन आपका कोलॉइड सोल होता है, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, और ये क्या करेगा, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, मींस डी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Measuring zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution। देखिए zeta potential क्या होता है, जैसे आपका AgI है, ठीक है, और AgI पर I नेगेटिव की जो है वो लेयर बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास K प्लस भी बनता है, ठीक है। जैसे आपने क्या करा कि AgNO3 में आपने Ki का सॉल्यूशन मिला दिया, ठीक है। तो क्या बना, एक तो AgI बना, और ये क्या ले लिया, मोर ले लिया इन अमाउंट, मतलब इसके मिलीमोल्स ज्यादा ले लिए, तो एक बना AgI, और जो रिमेनिंग I नेगेटिव बचा वो, ठीक है। और यहाँ पर आपका तो ये क्या बन गया, दिस इज नेगेटिव सोल, ये क्या बन गया, नेगेटिव सोल बन गया। अब यहाँ पर एक K प्लस जो इसमें रह गया था, क्योंकि ये मोर अमाउंट में था तो K प्लस भी रह गया, तो इनके बीच में एक लेयर बन गई, तो दिस इज फिक्स लेयर, ठीक है। ये क्या है, आपकी फिक्स लेयर है, और ये क्या है, आपकी मोबाइल लेयर है या डिफ्यूज लेयर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है, इनको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो जीटा पोटेंशियल बेसिकली क्या बताता है कि कोई कोलॉइडल जो है वो कितना स्टेबल है, ठीक है। अगर इन पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा या फिर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे, अगर एक ही जैसे सस्पेंशन है, सस्पेंशन में केवल नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा, तो वो कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। अगर सस्पेंशन है केवल पॉजिटिव चार्ज है तो वो कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। मतलब वो क्या बताता है, जीटा पोटेंशियल इंडिकेट्स, मतलब क्या बताता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल को डिफाइन करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स को बताता है। चलिए, तो साइज ऑफ द विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, साइज से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो बेसिकली चार्ज की वजह से, देखिए जहां पर भी चार्ज का डिफरेंस आ जाता है वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो वो क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
which mixture of the solution will lead to the formation of negatively charged colloid. ठीक है, AgI I नेगेटिव का आपको क्या बनाना है, कोलॉइड बनाना है, ठीक है, AgI और ये I नेगेटिव, ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव कोलॉइड, नेगेटिव कोलॉइड। फिर कैसे बनेगा बेटा कि अगर मैंने AgNO3 लिया, रिएक्शन किस किस के बीच में करा रहे हैं, AgNO3 प्लस KI, ठीक है, तो क्या बनेगा AgI प्लस KNO3, ठीक है, तो कुछ के, अब ये क्या होना चाहिए, ये मोर होगा, ये मोर होगा तभी तो आपका I नेगेटिव अभी भी बचेगा, ठीक है, तो अगर मेरे मिलीमोल्स, अगर मेरे मिली इक्विवेलेंट जो हैं वो KI के ज्यादा हो और AgNO3 के कम हो तो क्या होगा, मेरा नेगेटिव सोल मतलब बन जाएगा, ठीक है, तो कैसे, अगर मैंने जैसे फर्स्ट में क्या है आपका 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ के, तो इसके मिलीमोल्स अगर मैंने कैलकुलेट किए तो 50 इंटू 0.1 और इसके मिलीमोल कैलकुलेट किए तो 50 इंटू 0.1, मतलब ये हो गए आपके क्या, ये हो गए 5 मिलीमोल और दिस इज ऑल्सो 5 मिलीमोल, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे तो नेगेटिव सोल नहीं बचेगा, ठीक है। अब दूसरे मैंने दूसरा ऑप्शन को देखा कि 50 ml ऑफ 1 मोलर, ठीक है, तो इसका 50 ml इंटू 1 मोलर और 50 ml ऑफ 1.5, तो 50 ml ऑफ 1.5, ठीक है, तो ये आ गया आपका 50 मतलब मिलीमोल्स, ये आ गए आपके नंबर ऑफ मिलीमोल्स बता रही हूं मैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ठीक है, मिलीमोल्स, तो ये आ गया आपका, और ये कितना आ गया 75 मिलीमोल। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, तभी जो है वो आपका कोलॉइड बन पाएगा। तो इसमें से क्या हुआ बेटा कि इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और ये भी कितना बन गया 50, ठीक है, तो जो ये कम है वो बन गया और ये भी बन गया आपका 50। अब क्या बचा, एक तो I नेगेटिव, क्योंकि KI अभी भी रिमेनिंग है, कितना 25 मिलीमोल्स इसके अभी भी रिमेनिंग है, ठीक है, तो मिलीमोल्स जो है इसके रिमेनिंग है, मतलब तो क्या होगा AgI और यहाँ पर AgI के जो आसपास I नेगेटिव की लेयर बन जाएगी और फिर बाद में K प्लस से सराउंड कर लेगा, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, नेगेटिव सोल, ठीक है, नेगेटिव सोल। तो ध्यान रखिए जिसका भी आपको नेगेटिव सोल बनाना है उस अमाउंट को आपको क्या करना होगा, उस सब्सटेंस को आपको ज्यादा लेना होगा, उसके मिलीमोल्स ज्यादा होने चाहिए, और थोड़ा सा ही ज्यादा लेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ले लिया तो वो भी बेकार मतलब बचा रह गया। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, 50 ml ऑफ 1 मोलर एंड 50 ml ऑफ 2 मोलर। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा KI ले लिया, ठीक है, ये और ये दोनों ऑप्शन में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो ध्यान रखिए स्लाइटली एक्सेस लिया जाता है, स्लाइटली एक्सेस, ठीक है, तो जो कम वाला हो उसी को ले लीजिएगा, थोड़ा एक्सेस हो लेकिन 2 वैल्यू दे रखी हूँ एक्सेस में, तो जो कम वाला हो उसको ले लीजिएगा, तभी आपका कोलॉइड सोल बनेगा, ठीक है, और बाकी तो इसमें फिर आपका इसमें कम ले लिया है तो B विल बी योर आंसर, ठीक है, तो मिलीमोल जिसके थोड़े से ज्यादा लेंगे जिसका नेगेटिव सोल बनाना है, जो आपको नेगेटिव पार्ट में चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। On which of the following properties does the coagulation power of an ion depend, ठीक है, तो coagulation अगर हम हार्डी सेल्स रूल, ठीक है, क्या बोलता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा, अब जैसे मुझे नेगेटिव सोल को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो मुझे क्या लेना होगा, उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, तो एक तो चार्ज पर डिपेंड ही कर रहा है, दूसरी बात अगर मेरा यहाँ पर नेगेटिव सोल ऑफ AgI है, ठीक है, मतलब I नेगेटिव का सोल है और मैं अगर कोई पॉजिटिव Al3+ और आपका Al3+ ले रही हूँ, उधर ही मैं Na+ ले रही हूँ, ठीक है, तो कौन जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा, इसका थोड़ा सा ही अमाउंट इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब इसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रहा है और
साइन पर भी डिपेंड कर रहा है कि मैग्नीट्यूड मतलब जितनी ज्यादा इस पर चार्ज होगा उतना, और जो इसका साइन होगा वो अपोजिट वाले को जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब जो कोगुलेटिंग पावर होती है, कोगुलेटिंग पावर जो है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंड साइन ऑफ द आयन, ठीक है, साइन ऑन द आयन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोगुलेटिंग पावर बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन डिपेंड करता है। चलिए, ठीक है, इसमें लिखा है फर्स्ट ऑप्शन द मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज ऑन द आयन अलोन नो, साइज ऑफ द आयन नो, साइज पे तो नहीं डिपेंड करता, वो चार्ज और वो उसका कितना मैग्नीट्यूड है इस पे डिपेंड करता है, साइन और मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कोगुलेशन वैल्यूज इन द मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ AS2S-3। देखिए, AS2S-3 इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सोल, ठीक है। तो नेगेटिव सोल मतलब कितना, जितना ज्यादा, अगर ये नेगेटिव सोल है, दिस इज नेगेटिव सोल, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो हार्डी-सल्ज ने क्या बताया, हार्डी-सल्ज रूल क्या बोलता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि कोगुलेटिंग पावर जो है, ठीक है, कोगुलेटिंग पावर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कोगुलेटिंग पावर of any electrolyte, coagulating power of any electrolyte is inversely proportional to the coagulation value। मतलब जिसकी coagulating power जितनी ज्यादा होगी, वो जितनी ज्यादा होगी उसकी कोगुलेशन वैल्यू उसको उतना कम अमाउंट में लेकर ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेशन वैल्यू। ये आपको कोगुलेशन वैल्यू गिवन है, ठीक है, NaCl की गिवन है आपके पास, NaCl की है 52, ठीक है, BaCl2 की है 0.69 और MgSO4 की है आपकी 0.22। तो अगर मैंने देखा तो दिस इज कोगुलेशन वैल्यू, तो कोगुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग पावर। मींस अगर मैं देखूं तो कोगुलेशन पावर, अगर कोगुलेशन वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है, कोगुलेशन वैल्यू अगर देखूं मैं तो सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है, सबसे ज्यादा है आपकी NaCl की, है आपकी BaCl2 की, देन है आपकी MgSO4 की। तो कोगुलेशन पावर अगर मैंने देखी, ठीक है, CP कोगुलेशन पावर, CB कोगुलेशन वैल्यू, तो कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, MgSO4 की, देन होगी BaCl2 की, देन आपकी होगी NaCl की। मींस थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड सेकेंड देन फर्स्ट, मींस सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो हार्डी-सल्ज जो प्रिंसिपल है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसको ध्यान से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉग इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। देखिए फॉग में क्या होता है, जो आपका एरोसोल है दैट इज गैस, ठीक है, गैस में मतलब ये गैस है, इसमें लिक्विड जो है लिक्विड डिसॉल्व होता है, मतलब डिस्पर्जन मीडियम इज, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें डिसॉल्व है, ठीक है, मीडियम इज गैस और डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड डिसॉल्व इन गैस इन फॉग, तो लिक्विड इन गैस मींस सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको कोलाइड के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी अच्छे से कर लेना है, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which property of colloid solution is independent of charge on the colloidal particle? देखिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, आपको चार्ज, इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है मतलब चार्ज से ही रिलेटेड होगा। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट मैंने बताया था कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये कोई चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। कोगुलेशन आपको पता है कि नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव सोल जो होगा उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डालना होगा, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, तो कोगुलेशन उस पर चार्ज पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण ही होता है, तो बी विल बी योर आंसर। मतलब बी जो है टिंडल इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, इज बी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सोल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, देखिए तो अगर किसी लायोफिलिक कोलॉइड की जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो किससे होती है बेटा, दैट इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ, गोल्ड नंबर को अगर मैं देखूं, गोल्ड नंबर इज द मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, जो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ठीक है, टू कोगुलेट gold 10 ml of gold soul by the addition of 1 ml of 10% NaCl, ठीक है। तो जो मिनिमम अमाउंट होगा किसी प्रोटेक्टिव कोलॉइड का, दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर, ठीक है। तो इसे एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो ध्यान रखें, जितना कम गोल्ड नंबर होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो हमें अगर हम देखें तो बेस्ट जो है दैट इज जिलेटिन। जिलेटिन का जो जिलेटिन का आपका गोल्ड नंबर की वैल्यू, मतलब जिलेटिन में 0.005 बहुत ही कम अमाउंट भी यूजफुल हो जाता है, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि कोगुलेशन नहीं हो उसका। तो जिलेटिन जो है यूज किया जाता है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम है तो इसकी प्रोटेक्टिव पावर जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो लेस इज द गोल्ड नंबर, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी उसकी प्रोटेक्टिव पावर जो है कोलॉइड के लिए उतनी ज्यादा हो जाएगी। मींस गोल्ड नंबर विल बी योर आंसर, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसल इन एक्वस सॉल्यूशन अबव सर्टेन कंसंट्रेशन। देखिए मिसल क्या होता है कि जब आपका कोई जैसे डर्ट है, ठीक है, डर्ट है, जो सोप या डिटर्जेंट जो होते हैं ड्यूरिंग क्लींजिंग एक्शन, ठीक है, तो ये जैसे सोप, ये आपका है सपोज सोप है या फिर आपका क्या बोलते हैं डिटर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका दिस इज योर पोलर पार्ट, ठीक है, पोलर पार्ट होता है, और आपका एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, दिस इज नॉन पोलर, ठीक है, दिस इज नॉन पोलर। और नॉन पोलर पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब वाटर रिपेलेंट रहता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। और पोलर पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, ठीक है। तो ये जैसे कोई डर्ट है, डर्ट बोल दो या ग्रीस बोल दो, ठीक है, या पेट्रोल वगैरह लग गया, जैसे डर्ट, तो क्या होता है कि ये जैसे ही आप इसे वाटर में डालते हैं और आपने डिटर्जेंट डाल दिया, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, इसका क्लींजिंग एक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये जो डिटर्जेंट या सोप, ठीक है, डिटर्जेंट या सोप के मॉलिक्यूल्स इसको क्या कर लेंगे, इसको इस तरह से बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि डर्ट आपका कैसा है, हाइड्रोफोबिक ही नेचर का है, ऑयल है तो ऑयल क्या होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, डर्ट या ग्रीस हाइड्रोफोबिक नेचर के, तो इससे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इससे अडेयर हो जाएगा और इस तरह से पोलर पार्ट जो है वो आउटवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं, जिस एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं, मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपका
एग्रीगेट बना लेंगे और इसी को कहते हैं हम मिसल। ठीक है, तो दिस इज मिसल। ड्यूरिंग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट में ये मिसल बन जाता है। ये जो एग्रीगेट है, दिस एग्रीगेट इज नोन एज, इस एग्रीगेट को हम कहते हैं मिसल। ठीक है, जिसके लिए मिनिमम कंसंट्रेशन फिक्स है कि इतना कम से कम लोगे तभी मिसल बनेगा। और मिसल बनेगा और जब हम इसको एजिटेट करेंगे तो डर्ट पार्टिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा, वो चला जाएगा। और यही क्लींजिंग एक्शन होता है किसी सोप या डिटर्जेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मिसल्स इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अबव सर्टेन। मैंने बताया कौन मिसल बनाएगा, सोप और डिटर्जेंट मिसल फॉर्म करते हैं। तो 2 डिकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, दिस इज सोप या डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट है आपका। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला है CH3 CH2, 2 डिकाइल मतलब कितने कार्बन, 12 कार्बन। ठीक है, और ये आपका ट्राइमिथाइल CH3 होल थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पर N प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो ट्राइमिथाइल और ये आपका हो गया, ये आपका 2 डिकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज योर डिटर्जेंट है। तो यही आपका मिसल बनाएगा। ग्लूकोज आपका शुगर है, ये मिसल फॉर्म नहीं करेगी। यूरिया आपका, ठीक है, यूरिया आपका मतलब बेस है एक तरीके का, तो ये भी नहीं बनेगा। पाइरिडिनियम क्लोराइड ये भी नहीं बनेगा। तो दिस इज योर डिटर्जेंट। तो यही आपका मिसल फॉर्म करेगा फॉर क्लींजिंग पर्पस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन मिसल इज, मैंने बताया था अभी आपको कि सोप और डिटर्जेंट में इस तरह से ये आपका दिस इज नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट एंड दिस इज अ पोलर पार्ट। जैसे अगर मैं देखूं तो C17H35 COO नेगेटिव Na+, तो दिस इज माय, ये आपका नॉन पोलर पार्ट है। ठीक है, ये आपका सोप है, सोप का फॉर्मूला है नॉन पोलर पार्ट एंड दिस इज पोलर। ठीक है, तो ये पोलर पार्ट है। तो पोलर पार्ट कैसा होता है, अभी मैंने बताया था कि पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वाटर लविंग होता है, जबकि नॉन पोलर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। तो अगर आपका कोई ग्रीस या डर्ट वगैरह विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो इससे कौन सा पार्ट अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन पोलर पार्ट इससे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक, और पोलर पार्ट आपका अलग, दिस इज आवर पोलर पार्ट। ठीक है, तो ये जो हाइड्रो, इस तरह से मैंने अभी आपको मिसल फॉर्मेशन बताई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका मिसल बन जाएगा। तो ध्यान रखिए कि पोलर पार्ट जो है वो आपका आउटवर्ड होता है। ठीक है, टुवर्ड्स द वाटर, यहाँ पे पूरे में वाटर है। ठीक है, और जो आपका नॉन पोलर पार्ट है वो इनवर्ड लाई करता है। ठीक है, तो ये मिसल में होता है। तो यही पूछ रहा है वो कि नॉन पोलर पार्ट एंड पोलर पार्ट इन मिसल, तो क्या होता है, पोलर एट आउटर सरफेस बट नॉन पोलर एट इनर सरफेस, पोलर एट इनर सरफेस। ठीक है, तो यही करेक्ट है, पोलर एट आउटर सरफेस। हम देख रहे हैं पोलर क्या है, पोलर जो है एट आउटर सरफेस पर है, और जो नॉन पोलर है वो इनर सरफेस पर लाई कर रहा है इन मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, मिसल से क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following method is commonly used method for the destruction of colloid? ठीक है, तो कोलॉइड का मतलब क्या करना है, कोलॉइड को मुझे डिस्ट्रक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें जैसे मेरे पास कोई कोलॉइड है, ठीक है, तो कोलॉइड किसकी वजह से बना हुआ है बेटा, चार्ज की वजह से। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चार्ज न्यूट्रलाइज होके क्या बन जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट ये क्या हो जाएगा, दिस कोलॉइड, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं तो दिस कोलॉइड बिकम कोगुलेट। ये कोगुलेट क्यों होगा, मैंने बताया कि चार्ज जो है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है चार्ज को। ठीक है, तो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है और वो क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा, और आपका कोलॉइड जो है वो
वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायलिसिस से नहीं होता, कंडेंसेशन से नहीं, फिल्ट्रेशन बाय एनिमल मेम्ब्रेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट यस, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट आप क्या करते हो, उसको कोगुलेट करते हो, क्योंकि अगर किसी पर चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया तो आपस में क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स है, जो सब्सटेंस है वो कोगुलेट हो जाएगा, ठीक है, या प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मींस बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ability of anion to bring about coagulation of a given colloid depends upon, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई इलेक्ट्रोलाइट लेना है तो एक तो कि वो किस टाइप के कोलॉइड को मतलब कोगुलेट करना चाहता है, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव कोलॉइड है, नेगेटिव कोलॉइड है, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट कैसा चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ठीक है। और उसका जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था, जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा वो उतनी जल्दी न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। जैसे मेरे पास, मैंने बताया आपको कि जैसे मेरे पास I नेगेटिव है, ठीक है, I नेगेटिव को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो मैं Al3+ जितना कम अमाउंट में लूंगी, ठीक है, उसके बजाय मुझे NaCl उतना ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा फॉर कोगुलेशन पर्पस, ठीक है। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है, चार्ज एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मींस बी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके 25 क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के सरफेस केमिस्ट्री के कंप्लीट होते हैं। होपफुली आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको पता चला होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और ऐसे ही आप इनके साथ जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, देखते रहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में आने के चांसेस हैं। थैंक यू।